नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th NCERT की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यमों को समझना। ठीक है बेटा, इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे जिसमें हमने मीडिया को परिभाषित किया था कि मीडिया क्या होता है, कि रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट, ये सारे जितने भी संचार माध्यम होते हैं इन सबको सामूहिक रूप से मीडिया के शब्द से बताया जाता है। मीडिया इन सभी का सामूहिक शब्द है। हमने ये पढ़ा था मीडिया हमारे जीवन में किस प्रकार अपना प्ले करता है, रोल प्ले करता है, ये हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में किस प्रकार बदलाव करता है। इसके अलावा हमने नेट सर्फिंग के बारे में भी पढ़ा था और संचार माध्यम की विभिन्न प्रकार की तकनीकें पढ़ी थी। हमने ये भी बताया था कि जो एक अगर न्यूज़ रिपोर्टर हमारे सामने न्यूज़ लेके आता है तो हमें चेहरा सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ रिपोर्टर यानी कि जो समाचार वाचक है उसी का नज़र आता है। तो यूँ नहीं है कि समाचार वाचक को ही तनख्वाह दी जाती है, इसके अलावा उसके पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनका भी इसमें महत्व होता है, जैसे कि कैमरामैन, साउंड वाला, लाइट वाला, इन सब का भी रोल होता है कहीं ना कहीं। तो इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज जहाँ हमने कल छोड़ा था हम उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे कि संचार का लोकतंत्र में क्या महत्व है, उस विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा, कल तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कानून, कोई नई योजना चलाई जाती है तो वो जनता तक किस प्रकार पहुंचेगी, जनता के पास वो संचार माध्यमों के द्वारा पहुंचेगी। पहले सरकार जो भी नियम कानून बनाते हैं या कोई नई योजना बनाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पहले प्रेस वालों को बताई जाती है। प्रेस यानी कि मीडिया वालों को बताई जाती है। फिर मीडिया उस समाचार को अपने न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न आदि पर प्रकाशित कर हमारे तक वो न्यूज़ पहुंचाते हैं कि सरकार ने ये योजनाएं प्रारंभ की है। ठीक है, जैसे कि हमें अभी ये लॉकडाउन में देखा था कि लोगों के सारे धंधे, सारे रोजगार वगैरह चौपट हो गए थे, तब किस प्रकार सरकार ने मदद की थी, प्रत्येक व्यक्ति को कितने किलो गेहूं, कितने रुपए देने का वादा किया था। तो ये सब जनता के पास इंफॉर्मेशन किसके द्वारा पहुंची, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के द्वारा। ठीक है, उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम का विचार करने में आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। संतुलित का मतलब बेटा एक होता है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, तो उसी प्रकार से समाचार भी संतुलित होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई झूठे बातें नहीं मिली हुई होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, वो 100% सत्य होनी चाहिए, उसे कहते हैं संतुलित। ठीक है, आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार को दो भिन्न भिन्न रूपों से पढ़कर समझें कि संतुलित समाचार माध्यम से क्या तात्पर्य है। अभी आगे एक कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि संतुलित समाचार क्या होते हैं। हाँ तो बेटा चलते हैं। देखिए, ये एक ही तरह की न्यूज़ हैं जिनको दो अलग अलग न्यूज़ रिपोर्टर या फिर न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से छापी गई हैं। अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। पहले न्यूज़ है, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा छक्का जाम, यातायात रोका। यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले जो कारखाने हैं उनको रोकने के लिए सरकार ने कोई ना कोई कार्रवाई की, जिसके कारण उसमें उन कारखानों में काम करने वाले जो विरोधी लोग हैं उन्होंने विरोध किया और इस कारण वहाँ पे रास्ता जाम हो गया है, ट्रैफिक हो गया है, उसे कहते हैं चक्का जाम, है ना, और यातायात भी रुक गया है। तो आगे पढ़ते हैं। ये राधिका मलिक ने लिखी है, INN। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया है। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण समय पर व्यक्ति
काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाले इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रही है। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी हद तक यह पता था कि उनकी इकाइयां गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों को बंद करने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा है, हमारा शहर भारत में नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिक और कामगारों को पुनर्स्थापन शब्द का तात्पर्य ये होता है बेटा कि एक स्थान से उसके कारखाने को उठाकर दूसरे स्थान पे शिफ्ट करना, दूसरी जगह पे स्थापित करना, पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर देना चाहिए। यानी कि यहाँ तो ये बात हो रही है कि जो शहर में जो प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने हैं उनको सरकार बंद करना चाहती है और बंद करवा के उनका कहीं और किसी स्थान पे प्रदूषण रोकने के लिए कहीं शहर से दूर पुनर्स्थापित करना चाहती है। ये एक तरफ सरकार का पक्ष बताया गया, तो दूसरी तरफ मजदूरों और कारखाना मालिकों के बारे में बताया गया है। देखिएगा, दूसरा इसी इंफॉर्मेशन को दूसरे तरीके से डाला गया है बेटा कि इंडिया डेली न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार शहर में आवासीय क्षेत्रों में 1 लाख कारखानों को बंद होना एक गंभीर समस्या के रूप में ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्र किसको कहा जाता है, जहाँ पे जनता रहती है। उन जनता जिन जगहों पे रहती है वहाँ पे उन लोगों को कारखाने नहीं खोलने चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार उनको आवासीय क्षेत्रों में कारखाने लगाने का लाइसेंस दे देती है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पुनर्स्थापन की जो बात कही गई, यानी कि उनके कारखानों को कहीं और स्थान पे स्थापित करने की बात की गई है, लेकिन वहाँ पे पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए हैं। मतलब कल कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाना बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि तुम्हारा पुनर्स्थापन किया जाएगा, पुनर्स्थापन बहुत कार्य किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार का क्षेत्र वह हमें बांट रहे हैं या फिर हमें जो अलॉट कर रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और पिछले 5 वर्षों से कोई भी वहाँ विकास नहीं हुआ। कहने का मतलब बेटा, एक न्यूज़ रिपोर्टर में तो सरकार का पक्ष बताया गया कि सरकार वायु प्रदूषण को मिटाना चाहती है, इस वजह से वह जितने भी कल कारखाने जो आवासीय क्षेत्रों में हैं उनको पुनर्स्थापित करके कहीं दूर बसाना चाहती है। और दूसरी तरफ कारखाना मालिक और जो मजदूर वर्ग हैं उनकी स्थिति बताई गई है कि उनके रोजी रोटी छिन रही हैं, उनके काम करने के लिए कोई काम ही नहीं है उनके पास में, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसके अलावा सरकार उन्हें जो भी स्थान पुनर्स्थापित करने के लिए बांट रही है वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है, फिर उनका काम कैसे चलेगा। इस तरीके से एक ही रिपोर्ट को 2 अलग अलग तरीके से बताया गया है। समझ में आ गया बेटा? अब चलते हैं पाठ की तरफ। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बात व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाना रहता है, आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने से बहुत से लोग अपनी अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं, यानी कि वहाँ सुविधाएं पूरी नहीं हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है, यानी कि ऐसा संतुलन होना चाहिए जिससे कि उसका सकारात्मक रूप भी नजर आए तो नकारात्मक रूप भी नजर आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में सकारात्मक एक में नकारात्मक आए, ठीक है। तो ये संतुलित विवरण नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है, यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए भी स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। समझ में आया? उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना। संतुलित रिपोर्ट कैसे लिखते हैं?
संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अगर वह स्वतंत्र हैं तभी संतुलित रिपोर्ट लिख पाएंगे, या अगर उन पे किसी तरह की कोई दबाव है, किसी भी पक्ष पार्टी का दबाव है, तो वह संतुलित रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न कर सके। समाचार का विवरण देने के कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि राजनीति में स्वतंत्र संचार होना चाहिए, किसी प्रकार का किसी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय से तात्पर्य 100% सत्य, विश्वसनीय और तटस्थ, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, उसको कहते हैं तटस्थ। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं होते। इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है सरकार का उन पर नियंत्रण करना, ठीक है। पहला कारण तो क्या होता है, सरकार का उन पर नियंत्रण, किस पे, संचार माध्यमों पर। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म की किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करता है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिएगा, सेंसरशिप किसे कहा जाता है, जब, यहाँ से करना है, जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी भी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुँचने से प्रतिबंधित यानी रोकता है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है बेटा। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। समझ में आया बॉस। अभी आपने देखा होगा पद्मावत मूवी थी जिसमें राजपूत और मुस्लिम समाज के बारे में कुछ बताया गया था, जिसमें पद्मावती की जो थे इज्जत, उसके ऊपर कुछ अश्लीलतापूर्ण दाग लगाए गए थे। इस वजह से सरकार द्वारा पद्मावत मूवी को बैन कर दिया गया था। फिर उसके बाद में उन जो ऐसे सीन थे उन सीनों को बदला गया और फिर उस पिक्चर को रिलीज़ किया गया, है ना। तो भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाए हैं। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 1977 तक आपातकाल का था, ठीक है। यद्यपि फिल्मों पर भी नियंत्रण सेंसर रखती हैं, लेकिन वह संचार माध्यम को दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। समाचार माध्यम में विरोध विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होता है, मतलब जो फंडर्स होते हैं उनका नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। कई बार किसी विवरण को एक पक्ष को ही ध्यान केंद्रित करना होता है, मतलब पैसे देकर वो उन लोगों को खरीद लेते हैं और एक ही पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि अभी सुशांत केस चल रहा है बेटा, तो सुशांत केस में भी अगर किसी की तरफ से पैसे दिए गए तो उस केस को दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं तरीके से। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ के अंतर्गत आती है। आप अब बड़े हो चुके हैं, आपको भी समझ में आता होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा अभी देखा होगा आपने यूपी के अंदर हाथरस केस हुआ था, जिसमें हाथरस केस में गवर्नमेंट भी उसके अंदर मिली हुई थी। कई बार किसी और जो नक्सलवादी होते वो भी उसके अंदर मिले हुए थे। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना उसके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उनके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार ने गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है।
इसके अतिरिक्त संचार माध्यमों किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि उसमें विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो उस मुद्दे के एक पक्ष को ही ध्यान केंद्रित करते हैं। समझ में आया? जो अच्छा वाला उसका सकारात्मक पक्ष होता है उसी पे न्यूज़ वाले ज़्यादातर फोकस करते हैं ताकि उसके बारे में रुचि बढ़ाई जा सके, जैसे कि इलेक्शन के मामले में वगैरह आप देखते ही हैं। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मसौदा तय किया जाना। ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्लास यहीं ओवर होती है।